सो आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स फोर्स के बारे में पूरा डिस्कशन कर चुके थे। एक पॉइंट रखे, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस रखे या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रख दे तो उन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कोई भी दूसरे पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये सारे कैलकुलेशन और उससे रिलेटेड पूरी मैकेनिक्स की चीजें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग क्या समझेंगे ना, अगर मैं दो चार्ज रखता हूं तो दो चार्ज को मैं कांटेक्ट में तो नहीं रखता हूं, आई हैव टू कीप देम एट सम सेपरेशन, कुछ सेपरेशन में रखता हूं, तो उन सेपरेशन में उनके ऊपर विथआउट टचिंग फोर्स लग जाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है ना, इसीलिए बोला जाता है कि कूलम्ब्स फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी है, कूलम्ब्स फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब कि विदाउट कॉन्टैक्ट उनके बीच में फोर्स आता है। अच्छा, क्यों फोर्स आता है ना, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि एक चार्ज रख दूं मैं, सपोज एक चार्ज यहां पे रख दिया, अब उसके चारों तरफ मैं कहीं पे भी अगर दूसरा चार्ज रख दूं तो वहां पे उसके ऊपर फोर्स लगेगा। आप इसको बहुत अच्छे से मैग्नेट के टर्म्स में समझ सकते हो। मान लो कि मैंने एक मैग्नेट रखा यहां पे, उसके पास यहां पे एक मैग्नेट रखा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा डिपेंडिंग कि मैं कैसे रख रहा हूं। थोड़ा दूर रखा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा डिपेंडिंग कि मैं कैसे रख रहा हूं। और थोड़ा दूर रखा, करेगा। अगर मैं एक को यहां पे रखूं और एक को 100 किलोमीटर के बाद रखूं तो उनके बीच में कभी भी रिपल्सन होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि एक मैग्नेट अपने चारों तरफ इन इट्स सराउंडिंग कुछ तो क्रिएट कर रहा है, जिसके अंदर अगर हम एक चार्ज को रखेंगे तो वो फोर्स लगाएगा, बाहर रख देंगे तो फोर्स नहीं लगाएगा। और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, कोई भी चार्ज को रखेंगे तो वो अपने चारों तरफ एक इलाका बनाता है या फिर एक रीजन बनाता है या फिर एक एरिया बनाता है। जैसे कि कोई भी पुलिस स्टेशन में जाओगे तो पुलिस वहां पे केस हुआ है, वो हमारा इलाका नहीं, मतलब उसका वहां तक पहुंच ही नहीं। उसी तरह हर एक चार्ज का अपने चारों तरफ खुद का एक इलाका होता है, खुद का एक एरिया होता है, जिस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज को रखो तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज। एक चार्ज हो सकता है, बहुत सारी चार्ज हो सकता है, जिसके अंदर अगर हम कोई दूसरा चार्ज को रखेंगे तो वो फोर्स लगाएगा, अगर उसके बाहर रख देंगे तो वो फोर्स नहीं लगाएगा। क्या आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक रीजन या स्पेस क्रिएट करता है जिसके अंदर वो अपना फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस फील्ड का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस फील्ड के अंदर कोई अगर दूसरा चार्ज आ गया ना, फिर वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है। अगर उस फील्ड के बाहर हम दूसरा चार्ज को रखेंगे तो उस फील्ड की वजह से उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? और रियलिटी में ना, रियलिटी में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करता है। क्यों? डिस्टेंस कुछ भी हो जाओ, थोड़ा सा ही सही चार्ज फोर्स लगाता तो है। तो थियोरिटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अप टू इंफिनिटी, बट प्रैक्टिकली हमें समझ में आता है कि हाँ इतना डिस्टेंस में लगता है यार, ज्यादा कर दो तो फोर्स 0 के बराबर लगता है, बट इतना कम लगता है कि दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। इसीलिए बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड रियली अप टू इंफिनिटी थियोरिटिकली, बट हमारे हिसाब से प्रैक्टिकली हम जो स्टडी करते हैं देयर इज ए सर्टेन डिस्टेंस जिसके बाद एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाता है। क्लियर है मेरी बात? अब सोचो, अब ठीक है मैंने एक चार्ज रखा, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, कोई दूसरा चार्ज रखूंगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बोला गया कि अगर दो चार्ज को हम लोग पास पास रखते हैं, उनको टच नहीं करते हैं, फिर भी उनके बीच में फोर्स आ जाता है। अगर बिना किए टच फोर्स आ जा रहा है, इसका मतलब एक चार्ज कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा है
या दूसरा चार्ज कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दैट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई दूसरा चार्ज को रखेंगे तो ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा देता है, जिसके लिए टच कराने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? और रियलिटी में ये जो फील्ड है, ये जो इलाका है, ये जो रीजन है, ये इंफिनिटी तक स्प्रेड होता है, बट प्रैक्टिकली हमें लगता है कि एक टाइम के बाद ये फोर्स इतना कम हो जाता है कि हम इसको ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं, इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, पूरा क्लियर? अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या था ना, जब मैं कोई चार्ज के पास में एक चार्ज रखूंगा तो ज्यादा फोर्स लगाता है, कोई चार्ज को दूर में रखूंगा तो वो कम फोर्स लगाता है। कूलम्स लॉ तो 1/r² में चलता है। तो बोला गया कि भाई साहब, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो कहां पे कितना होगा उसको हमें बोलना पड़ेगा। अब तो समझ में आ गया कि हर एक फील्ड का मतलब इलाका होता है, हर किसी का इलाका, स्पेस, रीजन अपने आसपास होता है, बट उसमें भी उसका कुछ तो वैल्यू होता है। उस वैल्यू का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट जनरल लैंग्वेज में हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे। जनरल लैंग्वेज में हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे, बट रियलिटी में उसका वैल्यू है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट कितना है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। राइट? कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान से देख, डेफिनेशन पढ़। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, एक चार्ज है +q। अब अगर इसके सामने में कोई दूसरा चार्ज रख दूं तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना। मैं रख दिया, एक चार्ज रख दिया Q0 इसके सामने, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दोनों प्लस प्लस है तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, रिपल्सिव। अगर मैं और एक सिचुएशन लेता हूं जिसमें मैंने एक -q रखा और उसके सामने और एक +Q0 रख रहा हूं, तो ये तो माइनस है, वो तो प्लस है, तो वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। चलो, लेकिन उतना ही वैल्यू एफ वेक्टर के साथ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉइंट P है, अगर ये पॉइंट भी P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे एट पॉइंट P, ध्यान से सुनना, एट पॉइंट P फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई प्लस Q0, क्योंकि पॉइंट P में मैं कितना चार्ज रखा था, Q0 चार्ज रखा था, तो प्लस Q0 कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, F का वैल्यू ना K Q0 बाई ये डिस्टेंस अगर R है, ये डिस्टेंस अगर R है तो R²। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब +1 कूलम, यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब प्लस, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगेगा वो ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज कितना होगा ना, फोर्स ऑन Q0 कूलम चार्ज इज F, तो F बाई Q0, F का वैल्यू Q0 बाई R², ये F का वैल्यू है Q0 बाई R², और बाई Q0 करूंगा, बाई क्या करूंगा, Q0, तो इसका बाई Q0, तो Q0 कैंसल, देयरफॉर फोर्स ऑन 1 कूलम equals to KQ by R², and force on 1 coulomb is nothing but your electric field। यहां पे वो ही लिखा हुआ है।
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, डेफिनेशन वही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर Q नॉट चार्ज रखा पॉइंट P पे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है Q नॉट बाई आर स्क्वायर। अगर 1 कूलम रखूंगा तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, Q बाई आर स्क्वायर, Q नॉट का वैल्यू 1 कूलम। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है, देख लो, F का वैल्यू डाल दो तो Q नॉट कैंसल, और दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज Q। अगर कोई भी जगह में एक चार्ज हम लोग Q रखें, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 1/4πε Q बाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? हम जो ये वैल्यू लिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नॉर्मल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कभी कभी बोल देते हैं। क्लियर है पूरा? अब इसको थोड़ा हम लोग वेक्टर में समझेंगे अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मान लो देखो, जैसे सपोज एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया और यहां पे एक पॉइंट रख दिया +Q, कहां पे, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे एक +Q चार्ज रख दिया। अगर ओरिजिन पे +Q चार्ज रखा है तो उसके वजह से हर जगह में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। मान लो कि पॉइंट ले लिया मैंने P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो इसको जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, ध्यान सुनना, यहां पे मैंने कितना चार्ज रखा, मैंने बोला था यहां पे मैंने चार्ज रखा +Q नॉट और +Q से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस है r वेक्टर, ये r वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, अगर पॉइंट पता है तो लिख सकते हो xi कैप + yj कैप + zk कैप, ये r वेक्टर का फॉर्मूला। सोचो अगर कोई वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोले, है ना, कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई Q नॉट, मतलब Q1 Q नॉट के ऊपर Q कितना फोर्स लगाएगा, कूलम्स लॉ, कितना ना 1/4πε Q इंटू Q नॉट बाई दोनों के बीच में डिस्टेंस इज R, तो Q इंटू Q नॉट बाई आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। सिंपल सी बात है। और याद है वेक्टर में लिखोगे, यहां पे क्या आप लिखोगे तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर। समझाया था मैंने। आगे चलो, मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, फोर्स ऑन 1 कूलम +1 कूलम। मैं चार्ज कितना रखा हूं, Q नॉट। मुझे चार्ज मतलब ये जो फोर्स लिखा है ये किसके ऊपर, दिस इज अ फोर्स ऑन Q नॉट। मुझे किसके ऊपर चाहिए, 1 कूलम। तो फोर्स ऑन 1 कूलम, दिस इज फोर्स ऑन 1 कूलम इज F बाई Q नॉट इंटू R3। ये वेक्टर फॉर्म में है। समझ, ये एक्चुअली ना थोड़ा गलत है, ये Q नॉट नीचे दिया हुआ है, ये Q नॉट एक्चुअली ऊपर होना चाहिए, और ये Q नॉट भी नीचे दिया, ये Q नॉट ऊपर होना चाहिए। फोर्स लिख रहा हूं ना मैं, तो ये नहीं होना चाहिए Q नॉट एंड Q नॉट, ये Q नॉट ऊपर होना चाहिए, ये Q नॉट भी ऊपर होना चाहिए। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q नॉट ड्यू टू Q, ये फोर्स हो गया वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर में समझो ना, क्यूब लिखो, सॉरी यूनिट वेक्टर लिखो तो नीचे स्क्वायर लिखना पड़ता है। वेक्टर लिखो यहाँ पे वेक्टर लिखो तो नीचे क्या लिखना पड़ता है, क्यूब। ये Q नॉट नीचे नहीं आना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूं, दिस इज बाय मिस्टेक, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली फोर्स बाय चार्ज एट दैट पॉइंट। तो मुझे पॉइंट P में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहां पे चार्ज कितना है, Q नॉट। तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली फोर्स बाय Q नॉट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए डिफरेंट थिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली फोर्स एक्सपीरियंस बाय +1 कूलम। 1 कूलम चार्ज, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पे क्या रख दो, 1 कूलम का चार्ज रख दो और फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर दो, कहानी खत्म। तो डाल दो, तो F का वैल्यू डाल दिया, Q नॉट कैंसल हो गया नीचे से, और हमारा फॉर्मूला ये आ गया। तो अगर आप इधर क्या आप लिखना चाहते हो तो नीचे स्क्वायर लिखोगे, अगर आप इस पर वेक्टर लिखना चाहते हो तो नीचे क्यूब लिखोगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए पॉइंट चार्ज। तो कोई भी अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, KQ बाई आर स्क्वायर और 1/4πε Q बाई आर स्क्वायर।
दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज. सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो अगर तू यहां पे प्लस क्यू रखता है और यहां पे +1 कूलम रखता है तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. लेकिन अगर तू यहां पे -q रखता है और यहां पे +1 कूलम रखता है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स यहां पे इधर लगेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है. समझ रहे हैं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर क्यों लिख रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही वही है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम चार्ज, है कि नहीं? डेफिनेशन ही वही है. तो हम लोग समझे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे कि यहां पे अगर कोई पॉइंट चार्ज है, यहां पे ऐसे पॉइंट चार्ज है, तो इसके वजह से अगर आर पॉइंट में जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा? E = kq/r². सोच, अगर इधर आर पॉइंट में जाऊंगा तो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही प्रोड्यूस होगा. मतलब क्या? हर एक आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही प्रोड्यूस होगा. तो अगर इसके चारों तरफ मैं एक स्फीयर बनाऊं तो स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा? सेम होगा फॉर ए पॉइंट चार्ज. पॉजिटिव चार्ज के लिए ये होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये होता है चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए ये होता है टुवर्ड्स द चार्ज. इसीलिए 2 लाइन यहां पे लिखाऊंगा मैं तुम्हें. क्या 2 लाइन लिखाऊंगा? ध्यान से देख. पहला लाइन है कि अगर मेरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल रहा हूं तो दैट इज स्पेरिकली सिमेट्रिकल. स्पेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब समझ रहे हो कि अगर एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर बनाओ तो उस स्फीयर की हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा. यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज ले जाओ तो हैज स्पेरिकल सिमेट्री. स्पेरिकल सिमेट्री का मतलब है कि अगर एक पॉइंट चार्ज ऐसे लो, उसके चारों तरफ एक स्फीयर बनाओ, तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है इस डायरेक्शन में, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा. स्फीयर के ऊपर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. दूसरा चीज क्या बोला गया ना, अगर Q > 0 है. Q > 0 का मतलब क्या है? Q > 0 का मतलब है पॉजिटिव चार्ज. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड. अभी वही तो बताया था, अगर ये +Q है, इससे थोड़ा डिस्टेंस पॉइंट P में जाओ, रेडियली आउटवर्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये रेडियली आउटवर्ड को मैं अपने भाषा में कैसे बोलता हूं? मैं अपने भाषा में बोलता हूं अवे फ्रॉम द चार्ज. चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम द चार्ज. चार्ज से दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. देख सकते हो चार्ज इधर है, ये चार्ज से दूर है. बट अगर Q नेगेटिव हो गया, Q इज <0, समझ रहे हो? Q इज <0 तो फील्ड इज रेडियली इनवर्ड. मतलब अगर ये -Q है, अगर यहाँ पे पॉइंट P है, तो इस -Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चार्ज की तरफ होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टूवर्ड्स द चार्ज. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? टूवर्ड्स द चार्ज, E लिखते हैं. क्लियर है? तो हम लोग सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है, और कोई अगर एक चार्ज है तो उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा? kq/r², और q/4πε/r². इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा. और उसका डायरेक्शन कैसे होगा? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पॉइंट में टूवर्ड्स द चार्ज. और वेक्टर में लिखना होगा तो मैं आपको सिखा दूंगा. क्लियर है? पूरा पूरा अच्छे से सुनो. एक एग्जांपल. सपोज ए चार्ज इज placed at 1, 3, 5 having magnitude equals to -2 microcoulomb. Calculate
इलेक्ट्रिक फील्ड at point -1, 2, 3। मतलब समझ रहे हो कि हमें चार्ज कहीं और रखने के लिए बोला गया है, हमें बोला गया है कि चार्ज कहीं और रखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दूसरे पॉइंट में फाइंड करना है, राइट। जैसे कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सपोज दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ओरिजिन है, एक पॉइंट है यहां पे 1,3,5, राइट। यहां पे चार्ज रखा गया है Q, वो भी -2 कूलम, राइट। ये -2 कूलम है, नेगेटिव चार्ज है -Q। और एक पॉइंट है यहां पे कहीं पे -1,2,3, है ना। ये एक चार्ज रखा गया है और ये एक पॉइंट है। मुझे इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं ज्वाइन कर देता हूं पहले तो। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किधर प्रोड्यूस होगा, टूवर्ड्स द चार्ज। किधर प्रोड्यूस होगा, टूवर्ड्स द चार्ज, राइट। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं डायरेक्टली, ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा ना, मैग्नीट्यूड पहले लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का तरीका क्या है बताओ ना, दो चीजें, या तो यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो नीचे स्क्वायर के चार्ज कौन सा है Q बाई नीचे R³ लिखेंगे तो यहां पे R वेक्टर लिखेंगे और यही होगा मेरा R वेक्टर इधर की तरफ। तो K मतलब 9 × 10⁹ इंटू Q कितना, -2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 × 10⁻⁻6 कूलम इंटू, ये तो हो गया, ये K × Q हो गया, राइट। K × Q नीचे R³ इंटू बाई R³, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस। क्या दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तुम लोग जानते हो कितना होता है, √(-1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, यही होता है x2 - x1 वाला। कान क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 + 1 √9 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो r का वैल्यू आ गया 3, तो नीचे 3 का क्यूब इंटू R वेक्टर। देखो R वेक्टर इधर है, R वेक्टर इधर है, ये R1 वेक्टर अगर हुआ और ये R2 वेक्टर अगर हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूं ना, R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर। मुझे क्या चाहिए, R वेक्टर, दैट इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्या R1 वेक्टर लिख सकता हूं अगर ये कोऑर्डिनेट पता है तो, R2 वेक्टर लिख सकता हूं अगर ये कोऑर्डिनेट पता है तो, लिख दो R1 वेक्टर इज i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस R2 वेक्टर माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसको माइनस करो तो क्या मिल जाएगा, R वेक्टर, और इस R वेक्टर को यहां पे पुट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं ये क्वेश्चन क्यों कराया, बिकॉज कि मैं चाह रहा था कि आपको अगर कोई भी पॉइंट में चार्ज रख दे और कोई भी दूसरा पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी पॉइंट में रखा हुआ चार्ज की वजह से कोई भी पॉइंट में अगर कोऑर्डिनेट्स पता हो, डिस्टेंस पता हो तो वैसे भी अच्छी बात है, 1/4πε0 q/r² या kq/r²। अगर आपको कभी कोऑर्डिनेट्स पता हो पॉइंट के, है ना, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट पे मतलब इस वाले पॉइंट पे चार्ज को रख दिया, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तब भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी लिखना आना चाहिए, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला। क्लियर है पूरा, सबको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग सिंपली। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मतलब अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े वो फॉर्मूला क्या पढ़े कि एक चार्ज अगर पॉइंट चार्ज रखे हैं तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से कौन से पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा,
वो हम लोग पढ़ लिए। बट जरूरी नहीं कि एक ही चार्ज हो सकता है हमारे पास बहुत सारे चार्ज हो, या हो सकता है हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो हमें छोटे छोटे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के फिर उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो पता चलेगा कि अगर बहुत सारे चार्जेस है तो उन सारे चार्जेस की वजह से अगर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बोला गया कि जस्ट लाइक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड also follows principle of superposition, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉलो करता है जैसे फोर्स फॉलो करता है। क्या बोलता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? ना टोटल चाहिए तो वेक्टर सम लो। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं, अगर यहां पे एक पॉइंट है P और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और एक चार्ज है Q3, इस तरह बहुत सारे चार्जेस है। तो हर एक चार्ज की वजह से ये यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, इधर सपोज E1 वेक्टर, और ये सपोज इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा होगा इस वाले डायरेक्शन में E2 वेक्टर, और ये प्रोड्यूस कर रहा होगा इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर E3 वेक्टर। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऐसे और भी हो सकते हैं, ये डिस्टेंस को R1 मान लेते हैं और ये वेक्टर को R1 वेक्टर मान लेते हैं, इसको R2 वेक्टर मान लेते हैं इधर, और इसको इधर मान लेते हैं R3 वेक्टर। तो अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, देन दैट इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम लिख देते हैं। कितना होगा ना, K Q1 बाई R1, नीचे अगर स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे कैप लिखेंगे। सिमिलरली K Q2 बाई R2 का स्क्वायर, नीचे स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे कैप लिखना पड़ेगा वेक्टर में, यही सिखाया था। प्लस K Q3 बाई नीचे R3 का स्क्वायर और इधर R3 का कैप लिखना पड़ेगा। और मैं इधर वेक्टर भी लिख सकता हूँ इधर, और इधर क्या लिख सकता हूँ, Q भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है ना। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो यहाँ पे K कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Q1 बाई R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस Q2 R2 स्क्वायर बाई R2 कैप प्लस Q3 R3 स्क्वायर बाई R3 कैप, इस तरह से। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, K इंटू समेशन ऑफ, है ना, QI बाई RI का स्क्वायर इंटू RI का कैप, और I का वैल्यू 1 से लेकर n तक, जितने भी चार्जेस हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये तुम्हारा बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए। ये बोर्ड्स वाले कॉपी में आपको कराया भी गया होगा और एनसीईआरटी में भी इसका पूरा एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका ये है कि सारे चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर सम कर दो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी वेरी सिंपल, आराम से कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे ना, इस कॉन्सेप्ट पे बेस करके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है। दिस इज एनसीईआरटी एग्जांपल 1.9। दिस इज एनसीईआरटी एग्जांपल 1.9। पहले इसको कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग और कैसे आगे तक कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि दो चार्ज दिया है Q1 एंड Q2 और दोनों का वैल्यू, एक का वैल्यू दिया है +10⁻⁸ और एक का वैल्यू दिया है -10⁻⁸, है ना। एक का +Q और एक का -Q। दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 0.1 मीटर। हमें 3 पॉइंट मार्क करवाया है क्वेश्चन में, आप दिख रहे होंगे। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। 3 पॉइंट मार्क कराए और हमें एक एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, बी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सिंपल सी बात है कि अगर मैं देख रहा हूं कि यहां पे दो चार्जेस हैं, एक Q1 और एक Q2, अगर दो चार्जेस हैं तो हर एक पॉइंट में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे तो हमें समझना क्या है ना, सेम डायरेक्शन में आ गए अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐड कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए
तो बड़ा वाला कौन सा है देख के बड़े से छोटा माइनस करो और डायरेक्शन बड़े वाले का लिखो, और अगर इधर उधर आ गए तो क्या करो, कंपोनेंट में ब्रेक करो और ऐड करो। क्या मेरी बात समझ में आया? सिंपल सी बात हम लोग ऐसे करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको बहुत आसान है। जैसे कि पहला बीट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए का कैलकुलेशन, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो देख लो यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज रखा है माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर, लेकिन मेरा पॉइंट तो यहाँ पे है, दिस इज पॉइंट ए, राइट। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 0.5 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.5 मीटर। क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस जो होंगे उनका डायरेक्शन हम बता सकते हैं? उनका डायरेक्शन हम बता सकते हैं। कैसे होगा देखते हैं। उनका डायरेक्शन क्या होगा, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा आगे, दिस इज ई ड्यू टू प्लस क्यू। माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा टूवर्ड्स, सो दिस इज ई ड्यू टू माइनस क्यू। क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आगे ना? यस सर। क्या वैल्यू देखते हैं, ई ड्यू टू प्लस क्यू लिखोगे तो भी आएगा के क्यू बाई 0.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस 0.5 है। ई ड्यू टू माइनस क्यू लिखोगे तो भी आएगा के क्यू बाई 0.5 का होल स्क्वायर। दोनों तो सेम है और दोनों को सेम डायरेक्शन में, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कितना आएगा, 2 टाइम्स के क्यू बाई 0.5 का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या आएगा, इसका डायरेक्शन आएगा फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू, या इसको Q1, प्लस क्यू को Q1 लिखा हुआ है और प्लस टू माइनस क्यू को Q2 लिखा हुआ है। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज सिंपली Q1 टू Q2 एंड इट्स वैल्यू इज कम्स आउट टू बी 2kq। वैल्यू आप लोग डाल सकते हो खुद, 2k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q का वैल्यू 10 टू द पावर -8 बाई 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -2। फिर सॉल्व करो इसको और आंसर निकालो, कहानी खत्म। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इसका दूसरा बीट हम लोग कहाँ कैलकुलेट करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर बी पे देखूं तो सोचो ये प्लस क्यू रखा हुआ है, ये माइनस क्यू रखा हुआ है, और इनके बीच में डिस्टेंस तो 0.1 मीटर है ही। अच्छा ये सॉरी 0.5 नहीं, ये 0.05 है ना, दिस विल बी 0.05, सॉरी 0.05, तो ये हो जाएगा -4 है ना, 0.05, दिस इज 0.05 है ना, बिकॉज ये भी 0.05, ठीक है, ये भी 0.05, ठीक है। हाँ बस खत्म। अब ये दिया है 0.1 मीटर और पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी यहाँ पे कहीं पे है, और ये जो डिस्टेंस है प्लस क्यू से, ये डिस्टेंस है 0.05। अब फिर से पॉइंट बी पे दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने क्या बताया था, आवे। तो अगर इस पॉइंट में देखूंगा प्लस क्यू की वजह से, तो किधर आएगा, आवे। आवे मतलब लेफ्ट की राइट। तो यहां पे दो चार्ज प्रोड्यूस हुए हमारे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ प्लस क्यू की वजह से जो कि लेफ्ट की तरफ, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ राइट की तरफ जो कि माइनस क्यू की वजह से। और इसमें से देख रहा हूं मैं कि +2 का जो डिस्टेंस है वो कम है, तो ई +2 ज्यादा है, और दोनों उल्टा है। तो देयरफॉर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी आएगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ई ड्यू टू प्लस क्यू माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू, और डायरेक्शन किधर होगा, एलोंग द डायरेक्शन ऑफ बड़ा वाला, ई ड्यू टू प्लस क्यू। प्लस क्यू के डायरेक्शन में इसका टोटल का डायरेक्शन होगा। तो वैल्यू लिख देते हैं, प्लस क्यू के वजह से भी तुम्हें पता है, माइनस क्यू के वजह से तुम लिखना है। देखो प्लस क्यू से कितना दूरी पर है, 0.05, तो इसको लिखेंगे के क्यू बाई 0.05 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस क्यू से इतना दूर पे है। माइनस क्यू से कितना दूर पर है, ये 0.1, ये 0.05, तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया माइनस क्यू से, जो कि 0.15 हो जाएगा। तो इट विल बी के क्यू बाई 0.15 का स्क्वायर। क्या इसमें से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पड़ेगा, आ जाएगा। और डायरेक्शन तुम्हें देख के पता चल रहा है, एलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लस क्यू। एलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लस क्यू का मतलब किधर है, प्लस क्यू, Q1 से Q2 कि Q2 से Q1, क्यू इधर आया, ये वाला डायरेक्शन है ना। दिस इज द टोटल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, जो कि लेफ्ट की तरफ आया।
और लेफ्ट की तरफ का मतलब है Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन, ठीक है, -q से +q की तरफ डायरेक्शन, या लेफ्ट बोल के तुम लिख सकते हो, या फिगर में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो कैसे हो रहा है। पूरा क्लैरिटी आ गया, आना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, एक पॉइंट में सेम डायरेक्शन में दिखे तो ऐड किए, दूसरे पॉइंट में अपोजिट डायरेक्शन में दिखे तो माइनस किए, और डायरेक्शन वो ही लिखे जिसके वजह से बड़ा है। और किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होता है ना, जिस चार्ज के वो पास में रहता है। पूरा क्लियर। सी पॉइंट में अगर बात करें, है ना, अगर देखो सी पॉइंट में बात करें, मैं फिगर के अंदर ही कर देता हूं सी वाला, यहां पे सी पॉइंट में बात करें तो सोचो पॉइंट सी पे ये +q है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q, और इसके वजह से -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा, E ड्यू टू -q। अब मुझे टेढ़ा मेढ़ा दिखा, जब टेढ़ा मेढ़ा दिखा तो मैं इनको क्या करूंगा, कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा। देखो इधर कंपोनेंट में ब्रेक किया, ये एंगल अगर थीटा हो गया तो ये हो जाएगा E ड्यू टू +q cos थीटा, और इधर ब्रेक करूंगा तो इधर आ जाएगा E ड्यू टू +q का साइन थीटा, राइट। और फिर दूसरा को ब्रेक करो, इसको इधर ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा इधर E cos थीटा, और इसका इधर आ जाएगा E sin थीटा, है ना। तो ये E sin थीटा और ये E sin थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो देयरफॉर जो भी टोटल बचेगा, देयरफॉर जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सी में आएगा वो कितना आ जाएगा, E cos थीटा ऊपर वाले का और E cos थीटा नीचे वाले का, तो 2 इंटू ई इंटू कॉस थीटा। अब E का वैल्यू तो लिख सकते हैं 2kq/, ये डिस्टेंस तो 1 मीटर दिया है, तो 0.1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे लिखेंगे ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, तो कॉस थीटा विल बी बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है, बेस इज 0.505 बाई हाइपोटेन्यूस 0.1, ये कैंसिल होकर 2 आएगा एक्चुअली कॉस थीटा का वैल्यू, तो 1/2, ये 2 कैंसिल, आंसर आ गया kq/0.1 का होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। और इसका डायरेक्शन किधर आया, राइट आया। राइट आया मतलब इसका जो डायरेक्शन लिखोगे, है ना, इसका जो डायरेक्शन लिखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी का जो डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम Q1 टू Q2, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्शन। क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्शन लिखना आना चाहिए हमेशा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। कोई भी पॉइंट में जितने भी चार्जेस गिवन हो, सारे चार्जेस की वजह से, एक एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, फिर उनको ऐड करने की कोशिश करो। बहुत सिंपल, बहुत सुंदर, पूरा क्लियर। ये वाला एनसीईआरटी का एग्जांपल बोर्ड में सिंपली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम तो इनसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग इससे रिलेटेड, वेरी सिंपल। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कि जितने क्वेश्चन हम लोग कूलम्ब्स लॉ में सॉल्व किए थे ना, सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सॉल्व कर सकते हैं पूरा आराम से। मैं कैसे कैसे तुम्हें एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल बताते रहूंगा, तुम मुझे बताना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात। एक चार्ज रख दिया यहाँ पे +9 कूलम, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया -4 कूलम, और बोला कि बताओ एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्या हम बता सकते हैं, इसके लिए ट्रिक क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, तो जहां पे इक्विलिब्रियम आता था वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो अपोजिट चार्जेस दिखेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के लिए कहाँ लेंगे पॉइंट, हम पॉइंट बाहर लेंगे जो कि छोटे चार्ज के पास हो, राइट। अब छोटे चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो इधर प्रोड्यूस होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 9 कूलम, और इसके वजह से प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक ड्यू टू 4 कूलम। इस डिस्टेंस को x मान लेंगे, तो क्या हम लोग ई नेट को 0 करवाने के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 कूलम शुड बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 9 कूलम, क्या दोनों का वैल्यू लिख के सॉल्व करके हम लोग फाइंड x कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। अगर ये दोनों प्लस सेम चार्ज हो जाते, अगर ये दोनों सेम चार्ज हो जाते, यहाँ पे +9 कूलम, यहाँ पे +4 कूलम ले जाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पे होता,
इन दोनों के बीच में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये पॉइंट P ले लेते और इस डिस्टेंस को x ले लेते, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E ड्यू टू +9 कूलम, और ये +4 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +4 कूलम, फिर से E नेट इक्वल टू 0 करवाने के लिए क्या E ड्यू टू +4 कूलम शुड बी इक्वल टू E ड्यू टू 9 कूलम, फिर से इनको लिखेंगे और इसको लिख के क्या सॉल्व करेंगे, फाइंड x का वैल्यू फिर से बता सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, सिंपल सी बात है। फिर से अगर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, तो सेंटर पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, सिंपल सी बात है। और एक एग्जांपल में मान लो एक स्क्वायर दे दिया और स्क्वायर के चारों में चार्ज रख दिया, यहाँ पे +Q, यहाँ पे -Q, यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q, ऐसे रख दिया और बोला कि बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे ना, अब तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, अगर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो एक एक का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो ये जो +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इधर कुछ प्रोड्यूस होगा E ड्यू टू +Q, क्योंकि आवे, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना होता है A/√2, और ये जो -Q है इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही प्रोड्यूस होगा टूवर्ड्स, तो इट विल बी E ड्यू टू -Q, सेम ही डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर इन दोनों चार्जेस के बरो तो ये +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E ड्यू टू +Q, और -Q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E ड्यू टू -Q, और ये जो सबका वैल्यू है E ड्यू टू +Q का वैल्यू हो या E ड्यू टू -Q का वैल्यू हो, वो कितना आएगा, कितना आएगा, हमेशा ये सिंपली आएगा हमारा KQ/A/√2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2KQ/A², इतना आता है। तो इसको मैं सिंपली कन्वर्ट कैसे कर सकता हूं ना, इधर लग रहा है 2E और इधर लग रहा है 2E, तो जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा और उसका वैल्यू आएगा √(ऑफ) कितना 4E² + 4E², दैट इज इक्वल्स टू 2√2 इंटू E, और E का वैल्यू तुम लोग डाल देना ऊपर से, इधर से E का वैल्यू डाल देना। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंपल कूलम्ब्स लॉ में जो भी किए थे ना, सारे के सारे कुछ भी चार्ज कन्फिगरेशन दे दे और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोले तब भी हम कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। अब वेक्टर फॉर्म में भी बोल सकता है करने के लिए, है ना, वेक्टर फॉर्म में भी बोल सकता है, जैसे कि मैं यहीं पे बता देता हूं, कभी कभी वेक्टर फॉर्म में भी बोल सकता है। जैसे कि वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या बताया था, याद करो, स्क्वायर पिरामिड दे दिया, सपोज स्क्वायर पिरामिड दे दिया और बोला कि बताओ इस वाले पॉइंट में ये ये √2, ये √2a, ये √2a, ये भी √2a, ये भी √2a, और ये पॉइंट P है जो कि a डिस्टेंस पर है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा। तो क्या ये सिंपल सी वही बात है, क्या हम लोग फिर से इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर रख देंगे और जैसे मैंने सिखाया था कोई भी पॉइंट के वजह से कोई भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, पॉइंट P का भी कोऑर्डिनेट लिख देंगे और हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, जैसे वहां पे सिखाया था, फिर उसको हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करके निकाल देंगे। क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ में सॉल्व किए हुए हर एक क्वेश्चन में जैसे हम कोई तीसरा चार्ज रख के उस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करते थे, उसी तरह कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको किसी भी चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन देके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करने बोल सकता है, कंपेयर करने बोल सकता है, ऐसे इक्विलिब्रियम वाला कैलकुलेशन हो सकता है, जीरो कुछ भी हो सकता है। क्या आपको कूलम्ब्स लॉ से सिमिलर वाले जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन होंगे बहुत बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आप कूलम्ब्स लॉ ढंग से समझे हैं तो, ठीक है। तो अभी एग्जैक्टली सेम जैसा मैंने वेक्टर फॉर्म आपको सिखाया था ना, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था, वो मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूं। दिस इज जेईई मेन 2021 फरवरी 24 को ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। ध्यान देखना, थोड़ा दिमाग लगाना और मुझे आंसर बता देना चार्ट में कि क्या होगा इसका आंसर। चलो बताओ चार्ट में कैसे करेंगे, पहले समझो। क्यूब दे दिया है, अगर तुम देखना हर जगह प्लस रखा हुआ है, सिर्फ एक ही जगह -Q रखा हुआ है और तुम्हें कहां पे फाइंड करने के लिए बोल रहा है, सेंटर पे।
ठीक है ना, समझ लो क्वेश्चन को, हर जगह प्लस है, सिर्फ एक ही माइनस है और तुम्हें फाइंड करना है कहां पे, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। चलो सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। एक तो आप क्या दिमाग लगा सकते हो ना, सोचो कि अगर इस माइनस क्यू के बदले प्लस क्यू होता तो कैंसिल होते, मतलब इस वाले कॉर्नर की वजह से ये कॉर्नर और ये कॉर्नर कैंसिल हो जाएंगे, ये कॉर्नर कैंसिल हो जाएंगे, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, राइट, सबके सब कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ बचेगी क्या, तुम्हारा एक बचेगा माइनस क्यू चार्ज बचेगा और एक एग्जैक्टली उसके कॉर्नर वाला बचेगा प्लस क्यू वाला, और तुम्हें कहां पे चाहिए, एग्जैक्टली सेंटर पे, राइट। ये जो माइनस क्यू है इसका कोऑर्डिनेट क्या, मतलब समझ रहे हो कौन सा वाला, ये वाला माइनस क्यू और ये वाला प्लस क्यू की वजह से सिर्फ बच जाएगा, बाकी ये प्लस क्यू का ये प्लस क्यू कैंसिल कर देगा, इस वाले प्लस क्यू का इस वाले ऑपोजिट ये वाला प्लस क्यू कैंसिल कर देगा, और इस वाले प्लस क्यू का इस वाले प्लस क्यू कैंसिल कर देगा, राइट, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। बस बचेगा किसका, एक माइनस क्यू ये वाला और एक प्लस क्यू ये वाला, और मुझे चाहिए सेंटर पे। इसका कोऑर्डिनेट लिखो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन में है ना 0, 0, 0, ये इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0। और ये प्लस क्यू का कोऑर्डिनेट कितना होगा ना, देखो ये एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a, राइट। तो प्लस क्यू का कोऑर्डिनेट है a, और मुझे कहां पे चाहिए, मुझे इसके एग्जैक्टली सेंटर पे चाहिए, और ये सेंटर का जो O है, ये पॉइंट O, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होता है ना, इधर भी आधा, y में भी आधा, z में भी आधा, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है a/2, a/2, a/2। तो अब तुम्हें इस O वाले पॉइंट में माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ई वेक्टर, प्लस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू तुम्हें ऐड करना है, तो दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अगर पॉइंट्स पता है तो कौन सी बड़ी बात है, तो लिखते हैं ई वेक्टर ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से ई वेक्टर लिखते हैं, कितना होगा ना, हमें क्या लिखना है, याद करो, चार्ज को साइन के साथ लिखना है, Q बाई 4πε0। डिस्टेंस सोचो, ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, एक डायगोनल से दूसरा डायगोनल, मतलब ये माइनस क्यू से ये जो प्लस क्यू तक दूसरा डायगोनल है, बॉडी डायगोनल होता है √3 इंटू ए, तो सेंटर में आ गए तो डिस्टेंस कितना हो गया, √3a/2, √3a/2, तो √3a/2 इसका होल क्यूब डाल दूंगा, तो यहां पे मुझे वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो ये चार्ज तो ओरिजिन में है ना यार, चार्ज ओरिजिन में होता है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, डायरेक्टली AI XI कैप YJ कैप ZK कैप लिख दो, है कि नहीं। तो डायरेक्टली ये क्या आ जाएगा, a/2 I कैप प्लस a/2 J कैप प्लस a/2 K कैप, ऐसे आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि मेरा माइनस क्यू वाला जो चार्ज है वो चार्ज कहां पे है, वो चार्ज इज प्रेजेंट इन द ओरिजिन, इसीलिए डायरेक्टली a/2 - 0, a/2 - 0, a/2 - 0, ये आ गया E ड्यू टू माइनस क्यू वेक्टर फॉर्म में। उसी तरह E ड्यू टू प्लस क्यू लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना, प्लस क्यू लिखते हैं। सोचो प्लस क्यू कहां पे रखा है, प्लस क्यू रखा है a, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहां पे, मुझे चाहिए a/2 पे, राइट। तो मेरा E ड्यू टू प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, वैल्यू तो वही है कि प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू, माइनस क्यू क्यों लिखूंगा, प्लस क्यू इंटू बाई 4πε0। ये डिस्टेंस भी तो √3a/2 ही होगा ना, क्योंकि सेंटर से √3a/2 का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर में याद करो हम लोग पॉइंट से चार्ज का माइनस करते थे, तो a/2 माइनस a I कैप, सेम J कैप, सेम K कैप, तो ये क्या बन जाएगा, Q, मतलब ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2Q बाई 4 आ जाएगा ऊपर, 4Q बाई 4πε0 3a², और इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या आएगा, माइनस बाहर निकल आएगा, और अंदर a/2 I कैप प्लस a/2 J कैप प्लस a/2 K कैप, ऐसा कुछ आ जाएगा।
तो ये देखो यहाँ पे भी 4 ऊपर जाएगा, माइनस ए बाई 2 रहेगा, इधर भी 4 ऊपर गया, माइनस ए बाई 2 रहेगा। तो क्या होगा, जब ऐड कर दोगे, दोनों माइनस है, ये भी माइनस है, समझ रहे हो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो टोटल तो माइनस में आएगा, और ऊपर 8 आएगा और नीचे 4 पाई है, तो 8 और 4 पाई कैंसिल हो गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर ई नेट जो आएगा, ई नेट वो कितना आएगा, देखो इन दोनों को ऐड कर दो, है ना, सिंपली। तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -4q बाई, ध्यान से देख, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 ए क्यूब है ना, √3, मैं थोड़ा गलत किया हूँ, ये क्यूब हो जाएगा, है ना, ये भी क्यूब हो जाएगा, क्यूब लिखना है हमें क्योंकि हम वेक्टर लिख रहे हैं, सो दिस विल बी क्यूब, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 3√3 ए क्यूब, तो लिख देते हैं 4 क्यूब एप्सिलॉन 3 ए क्यूब, और अंदर में a बाई 2 आई कैप प्लस a बाई 2 जे कैप प्लस a बाई 2 के कैप, प्लस सेम टू सेम -4q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3√3 ए क्यूब, फिर a बाई 2 सेम, तो ये डबल होकर ऐड हो जाए, 8 हो जाएगा माइनस के साथ, 8 4 से नीचे कैंसल, तो आंसर आएगा -2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3√3 ए क्यूब, ए इधर से कॉमन निकाल दो, a बाई 2 कॉमन निकाल दो, तो आंसर आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो a और a क्यूब कैंसल, 2 और 2 कैंसल, तो आंसर आया -q, ये 4 भी तो पहले से ही कैंसिल हो गया है, 4 पहले ही कैंसिल होकर 2 आया था, ये 4 पहले से ही कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा ये आएगा -q बाई पाई 3√3 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आंसर है। और ये कौन सा आंसर है तुम लोग बताओ खुद, कौन सा आंसर है, -q/3, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा तुम लोग कर सकते हो, एक मतलब 2 चार्ज को बचाओ और सॉल्व करो, ये एक मेथड है जो कि थोड़ा लंबा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा बार बार करना पड़ता है। इसको करने का और एक तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान सा तरीका, मैं इसको मिटा देता हूं फिर बताता हूं, ठीक है, मैं इसको ना मिटा देता हूं फिर बताता हूं। देख, इसका सेकेंड मेथड इसका क्या है, सेकेंड मेथड और स्मार्ट मेथड, सेकेंड मेथड और स्मार्ट मेथड के जब पढ़ा से आंसर आएगा। देख, मुझे कहां पे चाहिए, मुझे ये बीच वाले पॉइंट पे चाहिए, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, a बाई 2 a बाई 2 a बाई 2। ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलता कि इस पूरे वाले क्यूब में हर जगह अगर प्लस क्यू होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता, 0। इसका मतलब मैं क्या करता हूं, मैं अभी यहां पे इस वाले पॉइंट में -q पहले से था, मैं एक +q रखता हूं और एक -q भी रखता हूं लेके, मतलब कुछ तो चेंज नहीं होगा ना, एक +q भी रखा और एक -q भी रखा, तो क्या हुआ ना, जो +q रखा उसके वजह से बाकी सबका इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, और जो -q रखा वो ऑलरेडी एक -q था, तो अभी तुम्हारा चार्ज टोटल कितना बन गया, -2q, और उसको ओरिजिन में रखा गया है 0,0,0, और तुम्हें इस पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a बाई 2 है ना। तो बताओ, क्या एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम फटाक से लिख देंगे। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू, चार्ज कितना है, -2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ओरिजिन से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होता है, अभी बताया था √3 का आधा, तो √3 a बाई 2 इधर डाल देंगे, है ना, डाल दो इधर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 a बाई 2 का होल क्यूब इंटू a बाई 2 -0, तो ये आएगा a बाई 2 आई कैप प्लस a बाई 2 जे कैप प्लस a बाई 2 के कैप। अब फिर से इसको सॉल्व करो, तो क्या दिखेगा,
ना इधर से नीचे से आएगा 2 का क्यूब। मैं वहां पे शायद कुछ गलत किया था, आई थिंक 2 का मैं स्क्वायर 4 डाल दिया था, 2 का क्यूब होगा 8, तो 8 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा, राइट, 8 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -16 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3√3 इंटू ए क्यूब, और इधर से a/2 कॉमन, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो देख क्या क्या कैंसिल होगा, 4 2 इधर आएगा 2, राइट, और a और a क्यूब कैंसिल होकर स्क्वायर, तो आंसर आएगा -2q बाई पाई 3√3 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर होल इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैं वहां पे गलत किया था, तुम्हें समझ में आया कहाँ गलत किया था? मैं वहां पे गलत किया था चूज करने में, जब 2 को ऊपर ले रहा था मैं 2 का स्क्वायर लेके 4 मल्टीप्लाई कर दे रहा था, रियलिटी में वो भी 8 मल्टीप्लाई होता तो आंसर यही आता। क्या तुम्हें स्मार्ट मेथड वाला आंसर समझ में आया? बताओ, अच्छा लगा कि नहीं तुम्हें? ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा, ये वाला कॉन्सेप्ट, और तुम्हें दिमाग में यही लगाना है हमेशा। क्लियर है पूरा? चलते हैं आगे, है ना? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है ना, फोर्स ऑन ए चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर कोई जगह में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज मैं बोला कि ऐसा कोई एक जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है ना, इस वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैंने लेके वहां पे एक चार्ज रख दिया Q, तो ये इलेक्ट्रिक, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से प्रोड्यूस हुआ है वो हमें कुछ लेना देना नहीं है ना। हम अभी तो क्या पढ़ रहे थे कि कोई भी चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई जगह में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वो किसी के वजह से भी हो, चाहे कोई चार्ज के वजह से हो, चाहे कोई रॉड की वजह से, प्लेट की वजह से, कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, अगर ऑलरेडी कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके हम लोग कोई चार्ज को रख देंगे, तो उस चार्ज क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि याद करो, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज और फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसीलिए तो इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, बिकॉज इस फॉर्मूला इज फोर्स बाई चार्ज। सो दिस इंप्लाइज, मैं क्या लिखूंगा, F वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू E वेक्टर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स दैट ए चार्ज विल एक्सपीरियंस इफ वी प्लेस देम इन एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी जगह में इलेक्ट्रिक। अच्छा, इसमें बात है कि डायरेक्शन क्या होगा, यहां पे नोट, यहां पे तुम्हें नोट क्या करना चाहिए ना, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज, चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन B1, अगर Q पॉजिटिव हुआ तो होगा सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है फोर्स भी उधर लगेगा। लेकिन अगर Q नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा लग जाएगा फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखने पर फोर्स तो जरूर लगेगा, बट फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा वो डिपेंड करता है हमारा चार्ज का नेचर के ऊपर। जैसे कि ये मान लो कि मैंने +Q रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग जाएगा, Q0 रख दिया तो E इंटू Q0, राइट की तरफ इन द सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर मैं -Q0 एक चार्ज रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स उल्टा लग जाएगा, वैल्यू तो होगा Q0 इंटू E, बट डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई भी जगह में आपको बोल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज रख दिया है, तो तुम समझ जाना कि भाई चार्ज के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। और हम पढ़ना तो ऐसे ही स्टार्ट किए थे ना, कोई भी एक चार्ज को रखो तो हम दूसरे जगह में जब कोई चार्ज रखते हैं, उससे कुछ दूर में एक चार्ज रखते हैं, ऐसे दो अलग अलग जगह में, तो उनके बीच में फोर्स लग जाता है। या फिर एक चार्ज रखा था, दूसरे चार्ज को पास में लेकर आया तो फोर्स लग गया। क्यों फोर्स लग गया?
क्योंकि ये चार्ज यहां पे क्या प्रोड्यूस कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने लगा रखा चार्ज Q0, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, तुम जैसे कि एग्जांपल सोचो, तुम खुद समझ जाओगे। मान लो कि यहां पे मैंने एक चार्ज रखा कैपिटल Q, तो बताओ इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P r डिस्टेंस है, तो कितना होगा ना K कैपिटल Q बाई r स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पॉइंट P पे। अगर मैंने यहां पे एक चार्ज रख दिया, ए चार्ज Q0 is placed at P, तो देयरफॉर फोर्स कितना लगेगा ना Q0 इंटू E, मैंने Q0 चार्ज को लाके यहां पे रख रहा हूं, अगर Q0 चार्ज को रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, और Q0 रखा मैंने तो कितना आ गया देख ना, K कैपिटल Q स्मॉल Q0 बाई r स्क्वायर, यही तो कूलम्स लॉ का फोर्स था, यही तो कूलम्स लॉ का फोर्स था, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो रियलिटी में कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है भाया इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो हम जैसे जैसे अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो वहां पे रखने वाला चार्ज के ऊपर भी फोर्स अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमारा फोर्स का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। पूरा क्लियर? ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया, उसके अंदर कुछ 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 कर दिया, बताओ क्या होगा। उसके बाद हम लोग डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे थोड़ा आगे। अब क्या करेंगे हम लोग ना, अभी हम लोग पहले जैसे अभी हम लोग सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखे। किसके वजह से सीखे? पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस है इधर उधर रखे हुए हैं, तो उनके वजह से हर किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियल ऐड कर देंगे, वेक्टर सम ले लेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें पॉइंट चार्ज मिले, हम लोगों को अलग अलग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलेगा। रॉड, रिंग, स्पीयर, हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, ऐसे चीजें हम लोगों को मिलेगा। तो वो सारी चीजों को हम लोगों को कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो हम सीखेंगे। और सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर कभी भी चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका क्या, उसको ब्रेक करो छोटे एलिमेंट में, एक छोटे एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, फिर सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करो। अगर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो नॉर्मल इंटीग्रेशन, अगर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं, जो छोटा छोटा एलिमेंट तोड़ोगे, तो उनको कंपोनेंट में ब्रेक करके इंटीग्रेशन। वही दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग करेंगे अभी, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट रॉड। फाइनाइट रॉड मतलब जिसका लेंथ फिक्स्ड होगा। जैसे यहां पे एक रॉड दिया हुआ है, ये रॉड, इस रॉड का टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज ऑफ द रॉड इज Q, टोटल चार्ज इज Q एंड Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके अंदर चार्ज Q जो है वो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर तरफ, देख रहे हो, हर तरफ ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज along इट्स लेंथ, जिसका टोटल लेंथ है L, जिसका टोटल लेंथ क्या है L। तो याद करो मैंने बताया था कभी भी अगर चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसके लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, लेम्बडा कैलकुलेट करते हैं। लेम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज Q है टोटल और टोटल लेंथ है L, इसीलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया Q इंटू L। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जो कि इसके लेंथ के ऊपर ही आ रहा है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले क्या करूंगा ना, मैं इस रॉड को एलिमेंट में ब्रेक करूंगा, ऐसे एक छोटा सा एलिमेंट इसका चूज करूंगा, और उसका लेंथ कितना लूंगा dx, और उसका डिस्टेंस यहां से कितना करा दूंगा x, और ये डिस्टेंस r है जो कि इस एंड से r, और ये सोचो इस वाले पॉइंट में x का वैल्यू क्या हो जाएगा r, और इस वाले पॉइंट में x का वैल्यू क्या हो जाएगा r प्लस l। ये सेम टू सेम है जो मैं फोर्स कैलकुलेट करवाने के लिए किया था। अब इस छोटा सा जो dx लिया हूं मैं, इस dx के अंदर कुछ चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, मान लेते हैं dq,
कितना चार्ज होगा, डी क्यू। तो डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा लेमड़ा इंटू डी एक्स, और लेमड़ा का वैल्यू हमें पता है क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। अगर क्यू बाई एल गिवन नहीं होगा तो लेमड़ा लिखा होगा, लेमड़ा गिवन होगा तो इतना चार्ज इसके अंदर है, ये डी क्यू चार्ज इसके अंदर है। अब ये डी क्यू चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा इस वाले डायरेक्शन में डी, राइट। सो ये डी क्या है, दिस इज डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी क्यू। जो हम स्मॉल एलिमेंट चूज किए हैं ना, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। तो कितना होगा, देयरफॉर जो डी का वैल्यू होगा वो कितना होगा, डी का वैल्यू होगा के डी क्यू की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और उसका डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर, राइट। सोचो अगर इस तरह से तुम कोई दूसरा एलिमेंट चूज करोगे, यहां पे कोई दूसरा एलिमेंट चूज करोगे तो इसके वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं ना, ऑल द डी प्रोड्यूस्ड बाई ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट जो डी प्रोड्यूस करेंगे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो अगर सबका डायरेक्शन सेम है तो देयरफॉर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन डी कर दूंगा। तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन डी का वैल्यू के, डी क्यू का वैल्यू लेमड़ा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, एक्स, तो एक्स का लिमिट डाल दो आर से आर प्लस एल, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। वहां पे यहाँ पे और एक चार्ज हम लोग रख दिए थे तो फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए उसका फॉर्मूला पूरा क्लियर है। वेरी सिंपल, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और इसका इंटीग्रेशन आप लोग आराम से कर भी सकते हो। 1/x² का -1/x फिर 1/RL माइनस करना है, मतलब समझ में आ गया क्या पूरा। तो दिस इज जस्ट ए सिमिलर क्वेश्चन जो कि आपको पहले करवाया जा चुका है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला चीज में, जहां पे हम लोग रॉड के सामने कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। दिस इज एनी जनरल पॉइंट P, राइट। ये कोई भी एक पॉइंट है, यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द लंप, फिर से इसका टोटल चार्ज हम लोग क्या लेते हैं, Q। इसका टोटल चार्ज हम लोग लेते हैं Q और टोटल लेंथ भी हम लोग लेते हैं L, ठीक है। तो देयरफॉर इसके लिए भी क्या डिफाइंड होगा, लेमड़ा डिफाइंड होगा, जो कि हो जाएगा Q/L, है ना, ओके। अब इसमें क्या गिवन होगा ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है D। ये डिस्टेंस कितना है, D। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। याद रखो यहाँ पे कुछ चीजें कि यहाँ पे D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इस वाला साइड एक एंगल बन रहा है और इस वाला साइड एक एंगल बन रहा है। देखो इधर जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज अल्फा एंड इधर जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज बीटा, सपोज, ठीक है। ऊपर वाला एंगल बीटा और नीचे वाला अल्फा एंड नीचे वाला एंगल बीटा, ऐसे ले रहे हैं हम लोग कि दोनों एंड को ज्वाइन करने पर कितना कितना एंगल बनता है इस वाले पॉइंट पे। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फिर से मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या होगा। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ड्यू टू द रॉड, ड्यू टू द रॉड की वजह से इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ही कैलकुलेट करना है। एंड अगेन फिर से इसके अंदर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हम सारे के सारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, करेक्ट। चलो क्या करेंगे ना, सबसे पहला काम इसमें ये होगा कि हम लोग एक एलिमेंट चूज करेंगे। तो चूज करते हैं, मान लेते हैं कि मैं यहां से ऐसे y हाइट ऊपर चला गया, कितना हाइट चला गया ऊपर, y, और वहां पे जाके एक एलिमेंट ऐसे चूज कर दिया dy हाइट का, कितने का, dy हाइट का एलिमेंट चूज कर दिया। तो ये जो एलिमेंट का कुछ चार्ज होगा, चार्ज ऑफ द एलिमेंट, है ना, चार्ज ऑफ द एलिमेंट चूजन, जो एलिमेंट चूज किए
उस एलिमेंट का कुछ चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा ना, डी क्यू। कितना लिखेंगे, लेम्बडा इंटू डी वाई। यही तो सिखाया था मैंने कि जितना भी लेंथ का चार्ज चाहिए उतना लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा लेम्बडा इंटू डी वाई। दिस इज द चार्ज ऑफ द एलिमेंट जो हम लोग चूज किए हैं। अच्छा, इस एलिमेंट की वजह से अगर मैं इस एलिमेंट को ऐसे ज्वाइन करूं तो सोचो, इस एलिमेंट की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। कितना ना, डी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा डी। और ये डी का वैल्यू कितना होगा ना, डी का वैल्यू कितना होगा ना, ध्यान से देख, ये वाई है, ये डी है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, तो डी का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देख। तो ये जो डिस्टेंस होगा, कौन सा वाला, ये जो डिस्टेंस, अगर ये डी है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, ये वाला डिस्टेंस है ना, डी कॉस। तो डी का वैल्यू क्या लिखूंगा ना, के इंटू डी क्यू बाई के इंटू डी क्यू बाई, समझ रहे हो कुछ, के इंटू डी क्यू बाई, डिस्टेंस कितना है, डी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होगा डी का वैल्यू। अच्छा, डी क्यू का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, कितना ना, के इंटू डी क्यू का वैल्यू लेम्बडा इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द एलिमेंट। पूरा सबको समझ में आ गया कैसे करना चाहिए, सिंपल सी बात है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या है ना, ये तो सब डी भी ठीक है और वाई को भी हम लोग लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों ना, देखो फ्रॉम द फिगर, ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है, ये ओ है मान लेते हैं, ये पॉइंट पी है और ये मान लेते हैं एम है। यहां पे देखोगे एक तो इन ट्राइंगल एम ओ पी वाले ट्राइंगल में जो टेन थीटा का वैल्यू होगा कितना होगा, y बाई डी। सो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू क्या हो गया, डी टैन थीटा। y इक्वल टू डी टैन थीटा हो गया तो डिफरेंशिएट कर दो, तो इधर आएगा डी वाई, ये डी तो बाहर, और टैन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और इधर डी थीटा, ठीक है। तो मैं यहां पे पुट कर दो, तो देयरफॉर जो d का वैल्यू आएगा वो d का वैल्यू कितना आएगा, k लेम्बडा डी वाई के बदले क्या लिखूंगा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई नीचे है डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या पूरा क्लियर हो गया कैसे लिख रहा हूं मैं, पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए कैसे लिखा जा रहा है, डी का वैल्यू है ना, दिस इज द वैल्यू। मैं थोड़ा गलती किया हूं, ये डी कॉस थीटा नहीं, डी बाई कॉस थीटा होगा एक्चुअली, तो ये भी डी बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो क्या होगा, के लेम्बडा डी सेक स्क्वायर थीटा, ये भी डी बाई कॉस थीटा होगा, है ना, बोलते नहीं हो तुम लोग। सो दिस विल बी डी बाई कॉस थीटा, है ना। सो डी बाई कॉस थीटा, देख रहे हो ना, डी बाई बिकॉज डी बाई आर इक्वल्स टू कॉस थीटा, सो आर इज डी बाई कॉस थीटा। के लेम्बडा डी स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई नीचे डी स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर था, उसको सेक स्क्वायर थीटा कर देते हैं। नीचे तो डी थीटा नहीं है, नीचे डी थीटा नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्या पूरा क्लियर हो रहा है सबको कैसे कर रहा हूं मैं, पूरा क्लियर, सिंपल सी बात है। मैं पहले क्या किया, पहले डी क्यू निकाला, फिर उस डी क्यू के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे उस एलिमेंट से डिस्टेंस चाहिए था, तो उस डिस्टेंस को मैंने डी के टर्म्स में लिखा, दैट इज डी बाई कॉस थीटा। फिर इसको स्क्वायर डी क्यू का वैल्यू लेम्बडा इंटू डी वाई डाला। और प्रॉब्लम ये कि डी वाई को मैं डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे एंगल गिवन है अल्फा एंड बीटा, तो मैं डी वाई को थीटा के टर्म्स में निकालने की कोशिश किया, निकाल दिया। तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसल, एक डी कैंसल, क्या बचा, के लेम्बडा डी थीटा बाई डी। ये डी कैंसल मत कर देना, ये डी थीटा वाला डी है और ये डी अलग है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्चुअली में। बट इसके अंदर ट्विस्ट क्या है एक्चुअली, और ये डेरिवेशन इतना अच्छा क्यों है, तुम सोचो। अगर तुम कोई अलग जगह में एलिमेंट चूज करोगे, अगर यहां पे तुम एलिमेंट चूज करोगे तो इसके वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और बन जाएगा ना, है कि नहीं, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और बन जाएगा।
तो अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कभी भी, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूं। अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन इस केस में नहीं कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। यहां पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे कि डी ई वेक्टर ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स are not in the same direction, therefore they have to be, उनको broken into components, उनको हमें क्या करना चाहिए, कंपोनेंट्स में ब्रेक करना चाहिए उनको, उसके बाद हमें उनको क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो चलो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, मजा आएगा। कंपोनेंट में ब्रेक करते, इधर एक कंपोनेंट आएगा डी का और नीचे एक कंपोनेंट आएगा। ये जो कंपोनेंट आएगा इसको बोलेंगे हम लोग डी परपेंडिकुलर और इसको बोलेंगे हम लोग डी पैरेलल। बोलेगा सर ऐसे कैसे, परपेंडिकुलर पैरेलल? अरे परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर टू द वायर, रॉड ऐसे रखा है ना, इसको परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, और ऐसे आया तो ये रॉड को पैरेलल वाला कंपोनेंट, इससे ब्रेक किया। तो देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डी ई साइन थीटा। अब मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, अब मैं आराम से इंटीग्रेशन कर सकता हूं। देयरफॉर अगर मुझे टोटल पैरेलल कंपोनेंट चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई पैरेलल कंपोनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी पैरेलल कंपोनेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, एंड डी कॉस थीटा मतलब इंटीग्रेशन डी का वैल्यू, डी का वैल्यू देख लो कितना आया है, के लेम्बडा बाई डी इंटू डी थीटा, के लेम्बडा बाई डी कॉस थीटा डी थीटा। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, थीटा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कहाँ चेंज हो रहा है ना, नीचे बीटा और ऊपर अल्फा, मतलब माइनस बीटा, नीचे बीटा मतलब माइनस बीटा से अल्फा तक, क्योंकि बीटा नीचे लिए हैं और अल्फा ऊपर लिए हैं, इसलिए माइनस बीटा से अल्फा तक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं ये वाला इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन में सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो के लेम्बडा बाई डी बाहर आ गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, और ये कहां से कहां तक, माइनस बीटा से अल्फा तक, डाल दो तो आ जाएगा के लेम्बडा बाई डी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। दिस इज द, ये पैरेलल के परपेंडिकुलर में कुछ गड़बड़ लिख दिया है क्या, पैरेलल के परपेंडिकुलर, सॉरी दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट, दिस इज द not parallel, this is the perpendicular, this is the component that is perpendicular to the wire, this is the component that is perpendicular to the wire। क्या आपको सब कुछ समझ में आया कि मैं कैसे करा रहा हूं आपको, बिकॉज मैंने थीटा का वैल्यू ऊपर लिया था एंड दैट इज द, मैं गड़बड़ तो नहीं किया ना, पिछले बार एक मिनट देख लेता हूं, ये थीटा, तो ये थीटा डी कॉस थीटा और ये डी साइन थीटा, तो डी कॉस थीटा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा, राइट, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा, तो अभी तो गलत हो गया। तो ये आ जाएगा, पहले आप लोग अल्फा पुट करोगे तो माइनस साइन अल्फा, फिर माइनस बीटा करोगे तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, सॉरी दिस विल बी साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, करेक्ट। अब सोचो आप कि अगर पैरेलल कंपोनेंट चाहिए मुझे, ई पैरेलल, तो किसको इंटीग्रेशन करूंगा, डी पैरेलल को, और डी पैरेलल मतलब डी साइन थीटा को, राइट, डी में कुछ गड़बड़ कर रहा हूं शायद, हाँ ये ना एक्चुअली मुझे इंटीग्रेशन में इसीलिए प्रॉब्लम होता है कभी कभी क्योंकि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा ही होता है और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझे थोड़ा इंटीग्रेशन में कभी कभी ऐसे इधर उधर हो जाता है ना, ह्यूमन हूँ क्या करूँ।
साइन अल्फा माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। और ये डी साइन थीटा, चलो इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसको आ जाएगा इंटीग्रेशन डी का वैल्यू के लेमडा बाई डी, राइट, साइन थीटा डी थीटा, फिर से यहां से इंटीग्रेशन माइनस बीटा से अल्फा तक, तो ये आ जाएगा के लेमडा बाई डी बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और कहां से कहां तक, माइनस बीटा से अल्फा तक, तो पुट करेंगे तो आएगा के लेमडा बाई डी माइनस कॉस थीटा का मतलब माइनस कॉस अल्फा माइनस ऑफ माइनस कॉस बीटा, को समझ में आया। मतलब ऐसे लिखेंगे पहले कि माइनस कॉस अल्फा माइनस ऑफ माइनस कॉस ऑफ माइनस बीटा, ऐसा कुछ आएगा। बट कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा के लेमडा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये आया ई ऑफ द पैरेलल कंपोनेंट। तो तुम्हें ये जो दो स्टार मार्क बताया हूं, ये दो स्टार मार्क तुम्हें याद करना है, बाकी पूरा डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई एंट्रेंस में तुम्हें पूछा नहीं जाएगा डेरिवेशन, और बोर्ड में ये वाला डेरिवेशन है नहीं, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, बट ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ रहा है और पैरेलल कंपोनेंट क्या आ रहा है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला है के लेमडा बाई डी, देखो दोनों में के लेमडा बाई डी है, परपेंडिकुलर में है साइन और प्लस, और पैरेलल में है माइनस, माइनस वो भी नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। अच्छा, इसमें मतलब समझ में गया ना क्या होता है, जैसे कि ये कोई रॉड है ना, सॉरी, सपोज ये कोई रॉड दिया हुआ है, सपोज ऐसे, मैं इसको पूरा समरी में बताता हूं कि क्या याद रखना है ना। सपोज कोई ऐसा एक रॉड दिया हुआ है, दिस इज ए रॉड, और इसके डिस्टेंस यहां पे कुछ डी डिस्टेंस पर इसके वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे होंगे, राइट। ये प्लस, देखो ये प्लस, ये पॉजिटिव रॉड लिए थे हम लोग, इसीलिए ये बना दूर, और ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल कहां बनेगा, यहां पे कहां बना ई पैरेलल, ई पैरेलल बना नीचे, दिस इज ई पैरेलल एंड दिस इज ई परपेंडिकुलर। ये ई परपेंडिकुलर जो लिखते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या लिखोगे, डायरेक्शन अवे लिखोगे, और नेगेटिव के लिए क्या लिखोगे, टूवर्ड्स। ये याद रखना है सब कुछ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जो ई परपेंडिकुलर लिखेंगे उसका डायरेक्शन अगर प्लस चार्ज दिया था इसीलिए अवे लिख दिया, अगर माइनस चार्ज दिया होता तो क्या लिखता, टूवर्ड्स लिखता। समझ में आया। अगर पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए अवे लिखा, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या लिखता, टूवर्ड्स लिखता। समझ में आ गया क्या पूरा अच्छे से। और दूसरी बात है कि ये ई पैरेलल का डायरेक्शन किधर होगा, जैसे इस वाले केस में सोचिए प्लस था, ये पॉजिटिव, ये जो छोटा चूज किया था मैंने, ये पॉजिटिव चार्ज चूज किया था, इसीलिए डी ऐसे बना, तो ये बना। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो डी इधर बनता, तो ऐसे और ऐसे बनता, है ना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये होगा, नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये ऊपर होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये इसका भी डायरेक्शन ऑपोजिट फॉर नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट इफ रॉड इज नेगेटिवली चार्ज। रॉड का चार्ज क्या होगा उस हिसाब से ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का डायरेक्शन लिखेंगे हम लोग। बट वैल्यू तो यही है, वैल्यू तो यही है। क्या वैल्यू है ना, अगर वो नीचे से एंगल बना रहा है बीटा और ऊपर से एंगल बना रहा है अल्फा, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, तो फॉर्मूला है हमारा द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब रॉड को परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट इज के लेमडा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा जो कि पॉजिटिव के लिए नीचे आया और नेगेटिव होता तो कहां आता, ऊपर आता, वो होगा के लेमडा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। आपको ये डेरिवेशन कहीं पे भी याद ना रखना है, ना आपको जरूरत पड़ेगा। आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखना है कि ई परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होता है फॉर्मूला, पैरेलल का वैल्यू कितना होता है, और ये डायरेक्शन वाला चीज जो मैंने मार्क करवाया कि पॉजिटिव होगा आवे होगा, अगर पॉजिटिव लिया तो टूवर्ड्स होगा, अगर नेगेटिव लिया तो, ये सिंपल सी बात है।
ठीक है ना। सो आपको ये पता रहना चाहिए कि कोई भी चार्ज रॉड की वजह से हम लोग कोई भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो उसके दो कंपोनेंट लिखेंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट, सिंपल सी बात। अच्छा, एक बढ़िया सा बात समझे, अगर मान लो कभी जो पॉइंट दिया है, वो जो पॉइंट दिया है जिस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, अगर मान लो कि वो पॉइंट एग्जैक्टली बीच में आ गया, तो जैसे मैं यहां पे जो पॉइंट लिया था वो एग्जैक्टली बीच में थोड़ी लिया था, अल्फा बीटा अलग अलग एंगल इसीलिए बना रहे थे, है ना। अब अगर मैं एग्जैक्टली बीच में ले लूं पॉइंट तो क्या होगा, आप ध्यान से सोचो। सपोज ये रॉड है जिसका टोटल लेंथ दिया है L, ठीक है, मैं पॉइंट एग्जैक्टली बीच में ले लिया ये पॉइंट, तो वो ऊपर जितना एंगल बनाएगा थीटा, नीचे भी उतना एंगल बनाएगा थीटा, क्योंकि मैं सेंटर में ले लिया हूं। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है। तो अभी जो ई परपेंडिकुलर आएगा यहां पे, ई परपेंडिकुलर, उसका वैल्यू कितना आएगा, ना सक के लेम्बडा बाई डी, राइट, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, कितना ना 2k लेम्बडा बाई डी इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू भी तुम यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो गया L/2 और ये हो गया R का वैल्यू होगा √d² प्लस L²/4। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो 2k लेम्बडा बाई डी, साइन थीटा के बदले L/2 इंटू √d² प्लस L²/4। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा ना, k लेम्बडा बाई डी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अगर कभी रॉड के सामने एग्जैक्टली सेंटर पे आ गया पॉइंट, तो उसके वजह से पैरेलल कंपोनेंट गायब हो जाएगा। पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, परपेंडिकुलर। नो पैरेलल कंपोनेंट, नो पैरेलल कंपोनेंट, सिर्फ कौन सा वाला बचेगा, परपेंडिकुलर बचेगा, और पैरेलल कंपोनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। रॉड को पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट ही नहीं मिलेगा हम लोग को। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? ये स्पेशल केस है, मतलब फॉर्मूला तो वही है, उसको हम लोग कुछ कुछ चीजों में ऐसे डाल रहे हैं कि डायरेक्टली डाटा याद रह जाए तो अच्छी बात है। वरना आप एंट्रेंस में मान लो कि कोई एक फाइनाइट रॉड का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, मतलब मिडिल लाइन पे, और आप पहले ही परपेंडिकुलर तो निकाल भी दिए, फिर बैठ के ही पैरेलल निकाल रहे हो। बट समझ में आना चाहिए कि अगर सिमेट्रिकली पॉइंट कभी भी लाइक कर गया एग्जैक्टली बीच में, तो परपेंडिकुलर वाला जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो गायब हो जाएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट रहेगा, कहानी खत्म। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसमें मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। इसमें ना मैं, क्योंकि जगह बचा हुआ है, तो मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ जो मैंने आपको सिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। मान लो कि ऐसा एक रॉड दिया है, इतना ही बनाता हूं, ऐसा एक रॉड दिया हुआ है, पॉइंट यहां पे है, और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज d, एंड ये जो एंगल है इधर, दिस एंगल इज थीटा। सपोज ऐसा दिया है, ठीक है, थीटा या फिर 30 डिग्री दे दिया, कुछ भी थीटा, और ये जो इधर ज्वाइन कर रहा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, और ये है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो हम लोग अभी इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बताओ एक कंपोनेंट आएगा कि दो कंपोनेंट आएगा कि क्या आएगा, दो कंपोनेंट आएंगे, परपेंडिकुलर भी आएगा और पैरेलल कंपोनेंट भी आएगा। अब बात है कि यहां पे जो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर और पैरेलल में, हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो फॉर्मूला में तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाला है ना, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाला है। तो ये अगर d हुआ, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा ना, d cos थीटा। कितना हो जाएगा, d cos थीटा। तो जब मैं देयरफॉर ई परपेंडिकुलर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ध्यान से देख,
के लेम्बडा बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज डी कॉस थीटा। अब अंदर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये अल्फा बीटा क्या था याद करो, अल्फा बीटा था कि ऐसे जो ये रॉड है ना, जैसे कि मैं और एक पेन बताता हूं, ये एक रॉड है, सपोज ये रॉड था और ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर वाले एंड के लिए कितना घूमना पड़ रहा था, अल्फा, और नीचे के लिए घूमना पड़ रहा था बीटा। बट अल्फा और बीटा हम उल्टा घूमते थे। बट यहां पे सोचो, यहां पे जो एंड को ज्वाइन करने वाला लाइन से, जो मैं ब्लू कलर में ज्वाइन कर रहा हूं, ये जो दो लाइन है ये एंड को ज्वाइन करने वाले हैं। अब इसका एंगल किसके साथ चाहिए, इसका एंगल चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। मतलब ये लाइन है, ये एक है और ये एक है। हमारा ये एंड के लिए हो जाएगा अल्फा, ये एंड के लिए हो जाएगा बीटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें एक को अल्फा को लेना पड़ेगा पॉजिटिव और बीटा को लेना पड़ेगा नेगेटिव। समझ में आया? क्योंकि हमें एक साइड के लिए हम लोगों को क्या लेना चाहिए था, ऊपर, और एक के लिए एंगल हमें लेना चाहिए था नीचे। तो अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है तो कितना हो जाएगा थीटा, बीटा का वैल्यू नेगेटिव है तो कितना हो जाएगा ना माइनस, देखो पूरा बड़ा वाला एंगल, ये बड़ा वाला एंगल को बीटा बोलेंगे, कितना थीटा प्लस 45 डिग्री, थीटा प्लस 45 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। और इस अल्फा एंड बीटा को इसमें पुट करो। अल्फा एंड बीटा कैसे लेना है वो समझो। परपेंडिकुलर के साथ एंड को ज्वाइन करने वाला लाइन, बट वो दोनों ऑपोजिट में रहना चाहिए, एक ऊपर रहना चाहिए तो एक नीचे रहना चाहिए। तो अगर दोनों ऊपर आ गए हैं तो एक को क्या लेंगे पॉजिटिव और दूसरे को क्या लेंगे नेगेटिव। और एक ऐसा एग्जांपल मैं करके बताऊंगा आपको आगे जाके। क्या मेरी बात क्लियर हुआ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करो, जरूर नहीं कि हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो बोल के। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के बाद देखो कि उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जो एंड से ज्वाइन कर रहे हो ना तुम लोग, ऊपर वाला एंड, नीचे वाला एंड, ऊपर वाला एंड, बोथ एंड को, अगर वो दोनों सेम साइड में आ जा रहे हैं ना, तो एक को प्लस लेना है और दूसरे को माइनस लेना है। क्योंकि हमारा डेरिवेशन और हम जो फॉर्मूला फाइंड किए हैं उस फॉर्मूला के हिसाब से अल्फा एंड बीटा आर लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर दोनों एक साइड रह गए तो एक को मुझे घुमा के लेना पड़ेगा और उल्टा लेना है तो माइनस। क्लियर हो गया? क्लियर पूरा? अल्फा बीटा को ऑपोजिट में लिखना है, खत्म कहानी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर मान लो इन्फानाइट रॉड बोल दिया, आहा हा, इन्फानाइट रॉड। इन्फानाइट रॉड का मतलब क्या है वो समझो पहले। इन्फानाइट रॉड का मतलब ये नहीं कि वो रॉड मतलब इन्फानाइट लेंथ है। इन्फानाइट रॉड का मतलब है कि लेंथ ऑफ द रॉड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, लेंथ ऑफ द रॉड इज फार फार ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। जो पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं उस पॉइंट से अगर उसका जो डिस्टेंस है, अगर हमारा वायर का या रॉड का लेंथ बहुत लंबा हो गया ना, उसको हम लोग इन्फानाइट रॉड जैसा ट्रीट करते हैं। अब ध्यान सुनना, मान लो कि ये एक इन्फानाइट रॉड है, सपोज दिस इज एन इन्फानाइट रॉड। इधर भी ये इन्फानाइट तरफ है, ये भी इधर इन्फानाइट की तरफ है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ डी ले लेते हैं। सोचो अगर ये इधर भी इन्फानाइट तक है, इधर भी इन्फानाइट तक है, तो ये तो इसका मिडिल पॉइंट हो गया ना यार। तो यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा, दैट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और ये पैरेलल का कंपोनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि अगर दोनों तरफ इंफिनिटी है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट सेंटर में है, मतलब सेंटर वाला लाइन के ऊपर है। और सेंटर वाला लाइन के ऊपर जब भी आ जाता है, चाहे रॉड कोई भी हो, तो वहां पे पैरेलल कंपोनेंट 0 हो जाता है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वैल्यू क्या होता है ना, के लेम्बडा बाई डी, डी का वैल्यू डी लिखा, अंदर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब अल्फा, सोच इधर से अगर तू इस एंड को टच करने की कोशिश करेगा, अगर हमारा जैसे इस वाले लाइन के साथ हमें इस वाले एंड को टच करवाना है अल्फा पाने के लिए, तो ये तो इन्फानाइट तक जा रहा है ना। तो सोच जैसे इधर ज्वाइन करता है तो थोड़ा कम एंगल, थोड़ा ज्यादा एंगल, और थोड़ा ज्यादा, और थोड़ा ज्यादा, ऐसे हो के अगर इन्फानाइट तक चला गया तो हम लोग अल्फा का वैल्यू को क्या लिख देंगे,
90 डिग्री, और इस साइड भी इन्फानाइट तक चला गया तो बीटा का वैल्यू को भी क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा sin 90 प्लस sin 90, कितना हो जाएगा 2k लैम्ब्डा बाई डी, 2k लैम्ब्डा बाई डी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई एन इन्फानाइट रॉड। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसका बताया था मैंने, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, है ना। ये इन्फानाइट चार्ज की वजह से और इन्फानाइट चार्ज रॉड की वजह से कोई भी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, क्लियर है पूरा। और अगर सेमी इन्फानाइट रॉड दे दिया तो, सेमी इन्फानाइट मतलब ये एक, ये 1 2, सेमी इन्फानाइट रॉड मतलब ऐसा एक रॉड है जिसका इस वाला एंड जो है इंफिनिटी तक जा रहा है, बट पॉइंट है यहां पे, पॉइंट P, ये डिस्टेंस फिर से d है। सोचो क्या यहां पे परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट दोनों आएगा कि सिर्फ परपेंडिकुलर आएगा, दोनों आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकली लाइन नहीं कर रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ई परपेंडिकुलर इधर आएगा और ई पैरेलल इधर आएगा। अच्छा, ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, ई परपेंडिकुलर आएगा k लैम्ब्डा बाई डी, ठीक है, अंदर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सोच अगर इसी लाइन को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमें ये परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन को इसी एंड से ज्वाइन करेंगे तो अल्फा का वैल्यू ये हो जाए, इस साइड को ज्वाइन करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, 90 डिग्री, और बीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, 0, क्योंकि नीचे तो कहीं जाना ही नहीं है यार, वही एंड है। तो इसमें कितना डालूंगा, साइन 90 प्लस साइन 0 तो 1, तो इसका वैल्यू आया k लैम्ब्डा बाई डी। ई पैरेलल का वैल्यू डालो, तो ई पैरेलल का वैल्यू भी k लैम्ब्डा बाई डी cos 90 प्लस cos 0, और सॉरी cos 0 माइनस cos 90, इसमें तो माइनस रहता है ना, तो cos बीटा माइनस cos अल्फा ना, cos बीटा मतलब cos 0 माइनस cos अल्फा मतलब cos 90, तो cos 90 तो 1 सॉरी 0, और ये कितना आ गया, cos 0 इज 1, तो ये भी आ गया k लैम्ब्डा बाई डी, तो इधर भी k लैम्ब्डा बाई डी, इधर भी k लैम्ब्डा बाई डी, दो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नेट, उसका वैल्यू कितना होगा, √2 k लैम्ब्डा बाई डी, √2 k लैम्ब्डा बाई डी। दिस इज ड्यू टू ए सेमी इनफाइनाइट वायर एट एनी पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट में जहां पे वो खत्म हो रहा है। समझ में आया, ये परपेंडिकुलर निकालना आना चाहिए, ये पैरेलल निकालना आना चाहिए, और फिर जो टोटल होगा दैट विल बी सिंपली द वेक्टर सम ऑफ दिस टू। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया, k लैम्ब्डा बाई डी, k लैम्ब्डा बाई डी, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो जो टोटल होगा दैट विल बी √2 k लैम्ब्डा बाई डी। वेरी वेरी सिंपल। पूरा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आना चाहिए, इन्फानाइट रॉड का मतलब जिस एंड को इंफिनिटी है उस साइड का एंगल को 90 लेना है। सेमी इन्फानाइट का नीचे वाले पॉइंट पे अगर निकालो तो नीचे वाला पॉइंट तो वहीं पे आ गया, तो नीचे वाला एंगल 0 हो गया बीटा, और ऊपर वाला एंगल तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अल्फा का वैल्यू 90 ले लेंगे, फिर हमारे फॉर्मूले में डाल देंगे, तो दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर का वैल्यू जितना आ रहा है, ये पैरेलल का वैल्यू भी उतना आ रहा है, खत्म कहानी। ठीक है, तो सेमी इन्फानाइट और इन्फानाइट वायर की वजह से जो फॉर्मूले आते हैं, वो फॉर्मूले को हमें डायरेक्ट याद रख लेना चाहिए, है ना। मिडिल पॉइंट में कितना होता है, 2k लैम्ब्डा साइन थीटा बाई डी, और यहाँ पे इन्फानाइट रॉड के लिए कितना होता है, सेमी इन्फानाइट के लिए कितना होता है, ये कुछ चीजें जो कि हमें याद रह जाए तो अच्छी बात है। ये सब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। 2k लैम्ब्डा बाई डी, √2 k लैम्ब्डा बाई डी, उसमें क्योंकि परपेंडिकुलर पैरेलल सेम आते हैं। अब जैसे कि ध्यान से ये क्वेश्चन है, दिस इज ए सेमी इन्फानाइट रॉड, दिस इज ए सेमी इनफाइनाइट रॉड, ठीक है, ये एक सेमी इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है, जो कि इधर में इंफिनिटी तक है, बट यहां पे एंड हो गया, दिस इज द एंड, दिस इज द एंड, यहां पे वो इंफिनिटी तक है, ठीक है, दिस इज ए सेमी इनफाइनाइट रॉड, और इसका भी लैम्ब्डा कुछ गिवन है। यहां पे एक पॉइंट है P, और इसका ये डिस्टेंस है D, और यहां पे ये एंगल है तुम्हारा 37 डिग्री, ठीक है।
बोला कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मैं बोला कि कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? सबसे पहले काम क्या है ना, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। भाई वायर तो यहीं पे खत्म हो गया ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा खुद से, है ना। ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, दिस इज माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसका वैल्यू कितना आएगा? ये 37 डिग्री है, ये डी है, तो ये कितना आ जाएगा? डी साइन 37, राइट, डी साइन 37। तो मेरा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, देखो ये रॉड है, ये रॉड है, तो इस रॉड का मतलब इससे जो वाला प्रोड्यूस होगा दैट विल बी माई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एंड इससे वाला जो प्रोड्यूस होगा दैट इज माई पैरेलल कंपोनेंट, राइट। ऐसे जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी माई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एंड ऐसे जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी माई पैरेलल कंपोनेंट। अच्छा, एक एक का वैल्यू लिखते हैं। चलो अल्फा और बीटा का वैल्यू लिखते हैं। देखो मेरा ये हो गया ना रॉड, तो इससे ऊपर वाला एंड को अगर जाऊंगा, इस वाले लाइन से ऊपर वाला एंड को जाऊंगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या लिख दूंगा? 90 डिग्री ऊपर वाला एंड को, और ये एंगल कितना है? 53 डिग्री है। तो बीटा का वैल्यू कितना होगा? 53 होना चाहिए या -53 होना चाहिए, क्योंकि इस वाले लाइन से ऑलरेडी मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं फॉर फाइंडिंग दी ऊपर वाला एंड। जो ऊपर वाला एंड इंफिनिटी में गया तो मैं अल्फा का वैल्यू 90 लिखा, वो तो ऊपर ही आया था ना। तो हमारा जो बीटा आना चाहिए था वो कहाँ आना चाहिए था? नीचे की तरफ, मतलब राइट की साइड, दूसरे वाले साइड में आना चाहिए था, बट ये तो इसी साइड में आया। तो बीटा का वैल्यू हम लोग क्या डाल देंगे? डायरेक्टली -53 डिग्री। तो देयरफॉर ई परपेंडिकुलर का कंपोनेंट हमारा आ जाएगा के लैम्ब्डा बाई डी साइन 37 अंदर साइन अल्फा मतलब साइन 90 प्लस कॉस साइन बीटा मतलब साइन ऑफ -53 डिग्री। देखो क्या अपने आप ये माइनस होकर आंसर आ जाएगा? वेरी गुड। ई पैरेलल का वैल्यू क्या लिखेंगे ना? के लैम्ब्डा बाई डी साइन थीटा, क्योंकि यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कॉस बीटा कॉस ऑफ -53 माइनस कॉस अल्फा कॉस 90, तो कॉस 90 तो 0 है, साइन 90 तो 1 है, साइन 90 का वैल्यू 1 है और कॉस 90 का वैल्यू 0 है। पुट कर दो एंड यू विल फाइंड व्हाट इज द ई परपेंडिकुलर एंड यू विल फाइंड व्हाट इज द ई पैरेलल। देयरफॉर जो भी ई नेट आएगा इधर आएगा एंड दैट विल बी रूट ओवर ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। तो ऐसे कोई भी सेमी इनफाइनाइट रॉड का कुछ भी रैंडम पॉइंट में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़े तो सिंपल सी बात है कि भाई हमें फॉर्मूला एक ही डालना है, के लैम्ब्डा बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, के लैम्ब्डा बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। पैरेलल चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए अकॉर्डिंगली। और एक बार हमें अल्फा और बीटा का नॉलेज हो गया कि अल्फा बीटा जो लाइन ले रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन उसके ऑपोजिट में आना चाहिए, तो अगर एक को ऊपर मान रहा हूं और दूसरा भी ऊपर है तो नेगेटिव मान लूंगा ना यार। वो ही काम किया जा रहा है यहां पे एंड अकॉर्डिंगली व्हाट एवर यू विल गेट द आंसर दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है पूरा? बोलो। ऑलराइट, सो सिंपल सी बात है, खाली अल्फा बीटा का साइन के साथ आइडेंटिफाई करना इज द जॉब। उतना हो गया, फिर हमारा परपेंडिकुलर पैरेलल दो ही कंपोनेंट होते हैं। ये आपके लिए मैं एक होमवर्क लाया हूं, दिस इज एन होमवर्क फॉर यू। ये आपको होमवर्क करना है और इसको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे। क्या है ना, एक ही इन्फानाइट रॉड था, ये भी इधर इन्फानाइट तक है और भी ये भी इधर इन्फानाइट तक है। ये दो इन्फानाइट रॉड की वजह से इसको बेंड कर दिया यहां पे 90 डिग्री बना के, समझ रहे हो, 90 डिग्री बना के। तो इधर 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री हुआ होगा और ये डिस्टेंस गिवन है कुछ डी। तुम्हें बताना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। यहां भी सेम, यहां पे 90 डिग्री बना दिया गया है और यहां पे कुछ भी एंगल थीटा बना दिया गया है, फिर से डी पॉइंट पी। यहां पे भी तुम्हें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा। सिंपल सी बात है, इसको आप दो सेमी इन्फानाइट की जैसा ट्रीट करोगे, है ना। हिंट दे देता हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। इसका हिंट ये है कि ट्रीट ईच वायर एज ए सेमी इन्फानाइट वायर।
और सेमी इन्फानाइट रॉड, सेमी इन्फानाइट रॉड के जैसा ट्रीट करो इसको और उसके बाद कैलकुलेट करो। तो टोटल कितने आएंगे सोचो, अगर इसको 1 मानोगे ना तो इसके 2 आएंगे, एक तो इसका परपेंडिकुलर A1 का परपेंडिकुलर और A1 का पैरेलल, समझ रहे हो, E1 का पैरेलल। फिर इसको अगर सेकेंड वायर मानोगे तो इसका भी 2 बनेंगे। इसका क्या बनेगा, एक बनेगा E2 का परपेंडिकुलर और एक बनेगा E2 का पैरेलल। तो तुम्हें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा और इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हो। टोटल 4 आएंगे। 1 मान के जिसको मैंने माना E1, उसके वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 बोल के जो छोटा सा वायर को मैंने माना उसको भी वजह से, उसके वजह से भी 2 कंपोनेंट आएंगे, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। फिर उन दोनों को सारे डायरेक्शन में लिख के मुझे सॉल्व करना है। और इस यहाँ पे भी वही, बट यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जैसे मस्त मस्त डायरेक्शन में आ रहे, ऊपर नीचे, यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं आएंगे, यहाँ पे रैंडम डायरेक्शन में आएंगे। बट कुछ बात नहीं है, यू कैन स्किप इट, इसको स्किप कर सकते हो। डीट वाले, नीट स्टूडेंट्स कैन स्किप इट, नीट स्टूडेंट्स कैन स्किप इट। जेई वाले कोशिश करना, एक बार हो गया तो अच्छी बात है। बट दिस इज इजी एंड यू कैन सिंपली डू इट, वेरी वेरी इजी दिस इज। और ये एंगल भी इस साइड भी 45 डिग्री है और इस साइड भी 45 डिग्री है, तो दिस इज वेरी वेरी इजी एंड आप इसमें आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये होमवर्क आप मुझे करके बताना। अब मैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये बात बताऊंगा, क्या ना, जो रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे कैसा वाला भी रॉड हो, फाइनाइट हो, इन्फानाइट हो, सेमी इन्फानाइट हो, पॉइंट चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो, अब वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो तो हमें पता चल गया ना, वो तो हमें पता चल गया कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई चार्ज रख दूंगा तो उस चार्ज के ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, फोर्स, क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स। जैसे कि यहां पे बोल रहा है एक इन्फानाइट वायर है, राइट, एक इन्फानाइट वायर है, इसके ऊपर कुछ हाइट पर, कुछ h हाइट में एक चार्ज रखा हुआ है Q और मास M है ना, मास M दिया हुआ है, देख रहे हो, चार्ज Q मास M, और बोल रहा है कि दिस चार्ज Q मास M इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में कैसे रहा, क्योंकि ये अगर प्लस 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 चार्ज है, देखो पॉजिटिवली चार्ज इन्फानाइट रॉड है ये, जिसका लैम्बडा गिवन है, तो इसके वजह से यहां पे सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर प्रोड्यूस होगा। कितना प्रोड्यूस होगा ना, ई का प्रोड्यूस होगा हमारा कितना, 2k लैम्बडा बाई h, क्योंकि h डिस्टेंस में लिया हूं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड, ड्यू टू रॉड, रॉड इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और इसको बैलेंस करने के लिए नीचे इसको कौन खींच रहा है, mg। सो देयरफॉर फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स ऑन q प्लेस्ड एट द पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लग जाएगा ना, q इंटू ई, q इंटू ई का वैल्यू 2kq लैम्बडा बाई h, और ये किसको बैलेंस करेगा, दिस विल बैलेंस mg, ये mg को बैलेंस करेगा, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो क्या कर दो, 2kq लैम्बडा बाई h इक्वल्स टू mg, दिस इंप्लाइज h का वैल्यू 2kq लैम्बडा बाई mg। दिस इज द हाइट above which the charge q and of mass m should be placed so that it will always remains in equilibrium। क्या मेरी बात क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है ना, तो चार्ज रख देंगे, तो चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स, हाउ मच फोर्स, q इंटू ई, पॉजिटिव है इसीलिए जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखते तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता, तभी तो उसको रिपेल करता ऊपर, है ना। तो ये सिंपल सी बात है। बट अगर इक्विलिब्रियम में नहीं रखना है, अगर हमें एक चार्ज को रिलीज कर देंगे, चार्ज इज रिलीज्ड, सपोज ऐसा एक मैंने इन्फानाइट रॉड ले लिया, ठीक है, इससे मान लो इस यहां पे मैंने एक चार्ज को रिलीज कर दिया, रिलीज्ड,
सोचो, तो अगर मैंने इसको r डिस्टेंस में रिलीज कर दिया तो यहां पे इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर कितना ना q इंटू ई, और q इंटू ई का वैल्यू 2k लेम्बडा बाई एक्स, इतना फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से क्या कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना? ये सर 2k क्यू लेम्बडा बाई एक्स, तो दिस इंप्लाई जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितना प्रोड्यूस हुआ? 2k क्यू लेम्बडा बाई एम इंटू एक्स, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है ना? दिस इज अगेन ए वेरिएबल एक्सेलरेशन, दिस इज अगेन वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो क्या यहां पे अगर आपको a एज ए फंक्शन ऑफ x पता है तो क्या इसमें से आप v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखोगे, फिर क्या यहां से v एज ए फंक्शन ऑफ x कैलकुलेट कर सकते हो? ये कैलकुलेट हो सकता है। यहां से क्या कैलकुलेट हो सकता है? x एज ए फंक्शन ऑफ t कैलकुलेट हो सकता है, फिर यहां से v एज ए फंक्शन ऑफ t, फिर यहां से a एज ए फंक्शन ऑफ t। क्या फिर से सारे क्वेश्चन जो हम लोग कूलम्स लॉ के स्टार्टिंग में बताया था मैंने, एक चार्ज को फिक्स करके एक चार्ज को रिलीज करो तो क्या होता है? वहां पे फोर्स लग रहा था के क्यू बाई आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में लग रहा था वेरिएबल एक्सेलरेशन। यहां पे भी फोर्स लग रहा है जो कि वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। तो क्या काइनेमेटिक्स का सारे सवाल इसके अंदर फिर से इंक्लूड कर दिया जा सकता है? समझ में आ गया? तो इस तरह से सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, सिंपल सी बात है कि भाई फोर्स लग रहा है ना, तो कहानी फिर से रिपीट टेलीकास्ट। और वो फोर्स पहले एक चार्ज रख के लगा रहे थे, अब कुछ भी सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड करके फिर चार्ज रख के उसके ऊपर फोर्स लगवा रहे हैं, है ना? और अल्टीमेटली फोर्स तो लग रहा है, और वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो v इक्वल टू यू प्लस एटी की कहानी। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की कहानी। बट हम सारे चीजें सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस लगाना आता है और ये समझ में आता है कि कौन सा एक्सेलरेशन वेरिएबल है और कौन सा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब कोई दिक्कत की बात ही नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये थी आज टोटल पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रॉड की कहानी, कि एक फाइनाइट रॉड की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर उस रॉड को बीच वाले पॉइंट में ले जाए तो क्या होगा, अगर इन्फाइनाइट रॉड लो तो क्या होगा, सेमी इन्फाइनाइट रॉड लो तो क्या होगा, उल्टा उल्टा डायरेक्शन में एंगल रहे तो क्या होगा, है ना? फिर हम लोग पढ़े कि अगर बैलेंस करना है तो mg के साथ बैलेंस भी हो सकता है, बैलेंस नहीं करके रिलीज कर देना है तो भी उस एक्सेलरेशन के साथ भागेगा, एंड वो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, तो कैलकुलेशन हो सकता है। क्लियर है? तो ये हो गया पूरी रॉड की कहानी। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिंग की कहानी, कि अगर चार्ज एक रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एसएचएम होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारे कहानी हम लोग पढ़ेंगे इन द सेक्शन ऑफ रिंग। क्लियर है पूरा? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।